स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। इसका हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं क्योंकि आप लोग ने इस चैप्टर की वीडियो तो ऑलरेडी देख रखी होगी। अगर नहीं देख रखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप देख लीजिए। एक चीज मैं और आपको बता दूं, देखिए चैप्टर अगर आपको इजीली समझ में आ गया होगा तो अब आपकी बारी आएगी क्वेश्चन आंसर समझने की, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन रखे गए हैं, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे वो पिछले साल के क्वेश्चन हो। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चनों को रखा गया है ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली कर पाए। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं वीडियो को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए रखा हूँ। अगर जिस बच्चे ने ऑलरेडी देखा हुआ है फर्स्ट चैप्टर की वीडियो, ठीक है, तो वो इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है कमेंट सेक्शन में कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जैसे क्वेश्चन क्या लिखा है, सोवियत संघ के विघटन के समय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन थे। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। बोरिस एल्त्सिन, दूसरा है निकिता खुश्चेव, तीसरा है मिखाइल गोर्बाचेव, चौथा है व्लादिमीर पुतिन। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है कि सोवियत संघ में शामिल गणराज्यों की संख्या थी, कितनी संख्या थी, 10, 15, 20 या 18। कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में जल्दी जवाब दीजिए। एक चीज और, सब अपना इंडिविजुअल जवाब देना, चाहे जो भी आपको इसमें ऑप्शन मिले, क्योंकि एग्जाम आपका है तो लिखना तो आपको ही पड़ेगा। ऐसे ही आप देख रहे हो वीडियो तो लिखना आपको ही है। ठीक है, तो आप अपना बस लिखने, ये नहीं कि ऊपर कमेंट आ रखा है तो आप जवाब ही मत दो, ऐसा नहीं, आप लिखने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए भाई, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, बाकी नहीं आएगा तो मैं लास्ट में तो आपको बता ही दूंगा। अदरवाइज और जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे बर्लिन की जो दीवार है प्रतीक है, किस चीज का प्रतीक है, तो शीत युद्ध का प्रतीक है। यूएसएसआर का उत्तराधिकारी किससे बनाया गया, किसे बनाया गया, यूएसएसआर, यानी कि यूएसएसआर जब खत्म हुआ था तो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी किसे बनाया गया था, रूस को बनाया गया था। क्योंकि 15 गणराज्यों में रूस सबसे नंबर 1 पे था, 15 गणराज्यों में रूस सबसे नंबर 1 पे था और इसकी भूमिका ज्यादा थी, इसी वजह से इसको उत्तराधिकारी बना दिया गया था। रूस के किन दो गणराज्यों में अलगाववादी आंदोलन चले, अलगाववादी आंदोलन समझते हो, अलग होने की मांग, तो कहाँ चला था, चेचन्या और दागिस्तान। ये देखिए एक नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है और 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सोवियत संघ से अलग होने की घोषणा सर्वप्रथम किन गणराज्यों ने की थी, रूस, यूक्रेन और बेलारूस। ये 3 वो हैं जिन्होंने सबसे पहले अलग होने की मांग की थी। ठीक है, रूस, यूक्रेन और बेलारूस। यहाँ पे देखिए 3 की बात, मतलब तीनों ही आप लिख सकते हो इनमें से। ठीक है, रूस, यूक्रेन और बेलारूस। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर, एक क्वेश्चन आपके सामने ये रखा जाएगा क्या कि सोवियत संघ गणराज्य से अलग होने वाला पहला देश कौन सा था, तो उसको आप कहोगे लिथुआनिया। अगला है सर्वप्रथम सोवियत संघ से अलग होने वाले 3 गणराज्यों के नाम लिखिए, तो एस्टोनिया, लतानिया, इसका नाम लिथुआनिया। तो देखिए लिथुआनिया आ गया ना, तो इनमें अगर देखा जाए एस्टोनिया, लतानिया भी थे, बट देखा जाए तो सबसे पहले कौन अलग हुआ था, लिथुआनिया अलग हुआ था। और ये वही देश है जो कि CIS के भाग नहीं है। अब कहोगे भैया CIS क्या है, तो देखिए रूस के कितने अगर देखा जाए सोवियत संघ के कितने गणराज्य थे, सोवियत संघ के तो 15 गणराज्य थे। और 15 गणराज्यों में जब 15 गणराज्य अलग हो गए तो उसके बाद इन्होंने आगे चल के एक और गुट तैयार किया, एक और गुट तैयार किया था, इसी का नाम रखा गया था CIS। तो जो CIS है इनमें 12 देश शामिल हुए थे। कितने देश शामिल हुए थे, 12 देश। और जो ये सर्वप्रथम जो अलग हुए थे ना, एस्टोनिया, लतानिया और लिथुआनिया, ये जो 3 है, ये 3 इसका हिस्सा नहीं थे। इसीलिए देखा जाए तो पहले 15 देश थे सोवियत संघ में, और अलग होने के बाद इसमें कुल कितने देश हो गए, 12 देश हो गए। 3 देश इससे अलग रहे, एस्टोनिया, लतानिया और लिथुआनिया। समझ में आ रही बातें, चलिए भाई आगे बात करते हैं। अगला है समाजवादी सोवियत गणराज्य की कब अस्तित्व में आया था, यानी कि सोवियत जो गणराज्य है, सोवियत संघ कब अस्तित्व में आया था, तो ये आया था 1917 में। तो 1917 में सोवियत गणराज्य अस्तित्व में आया था। तो ये क्वेश्चन समझ में आ रही चीजें। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया एक एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। बर्लिन की दीवार हो गया, यूएसएसआर का उत्तराधिकारी कौन है, ये रूस के किन 2 गणराज्यों में अलगाववादी आंदोलन चले, चेचन्या और दागिस्तान में। सोवियत संघ से अलग होने वाला जो पहला, जो मतलब सोवियत संघ से अलग होने की घोषणा सर्वप्रथम किन गणराज्यों ने की थी, तो रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने किया था। और अलग कौन हुआ था सबसे पहले, लिथुआनिया अलग हुआ था, एस्टोनिया और लतानिया भी अलग हुए थे लेकिन बाद में हुए थे। सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आया था, 1917, और ये तो मैंने लास्ट वाला आपको बता दिया। तो अच्छा यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है, एक इंपॉर्टेंट बात आप सबको लिए। देखिए बात ये है
कि आप पढ़ रहे हो मेरे साथ यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, सबसे पहले चैलेंज आता है कि आपको प्लेलिस्ट में वीडियो नहीं मिल पाता। भैया प्लेलिस्ट में वीडियो नहीं मिल पाता, आप सीरीज वाइज में चीजें देख नहीं पाते हो। जब भी आप वीडियो देखते हो तो उसमें कहीं ना कहीं आपको नजर आता होगा कि एड्स चलते रहते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि भैया बार बार ऐड आता है, तो ऐड की दूसरी समस्या होगी। तीसरी समस्या जो देखने को मिलती है कि आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते, अगर आपके कोई डाउट्स आ भी गए तो भी क्लियर नहीं हो पाते, ये भी समस्या है। बाकी सैंपल पेपर नोट्स ये सब कहाँ से डाउनलोड करें, ये सारी दिक्कतें हैं। तो इसी के लिए बनाया गया ऐप विकास स्टडी पॉइंट का एक बैच में स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है सफलता बैच। ठीक है, जो सफलता बैच है, ये सफलता बैच 1 अगस्त से स्टार्ट होएगा और ये 1 अगस्त से स्टार्ट होएगा और जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक इसमें सारी बैचेस चलेंगी। कब कैसे चलेंगी? लाइव बैचेस चलेंगी। ठीक है, लाइव बैच आपके सामने चलेगी, हिस्ट्री और पोल साइंस की दोनों बैच लाइव चलेगी। तो जिस किसी को भी जानना है सफलता बैच क्या है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि एक वीडियो आएगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और उसमें सारा इन्फॉर्मेशन बता दिया जाएगा कि सफलता बैच में किस तरीके से आप ऐड हो सकते हो और सफलता बैच में सारी की सारी चीजें जो लाइव आ रही हैं और वो जो कुछ फ्री जो चीजें मिल रही हैं वो किस तरीके से आप उसको ले पाओगे, वो सारी की सारी आपको चीजें बता दी जाएंगी। ठीक है, तो ये YouTube से हटकर हम आपको ऐप पे ला रहे हैं इस वजह से ताकि आपका डिस्ट्रक्शन हट जाए। देखिए, जो भी सफलता बैच में ऐड होएगा उनके लिए मैं बता दूं कि आपको अगर आप ट्यूशन पढ़ते हो या नहीं भी पढ़ते हो, दोनों सिचुएशन में आपको बहुत अच्छे से काम आएगा। रीजन क्या है? अगर आप ट्यूशन पढ़ते हो तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा और अगर आप ट्यूशन नहीं पढ़ते हो तो आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आपको सफलता बैच में लाइव में चीजें पढ़ाई जाएंगी, आपके डाउटों को लाइव में चीजों को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो बैच की टाइमिंग क्या होगी और किस तरीके से इसमें इनरोल करना है, ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी उस वीडियो में, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और हो सकता है कि कल तक आपको ये वीडियो देखने को मिल जाए। तो समझ में आ रही बात, सफलता बैच में किस तरीके से ऐड हो सकते हो। बाकी देखिए, नोट्स लेने के लिए आप 70119123 पे इस पे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ या फिर विकास स्टडी पॉइंट का आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको चीजें देखने को मिल जाएगी, इस तरीके के नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। हजारों बच्चे बेनिफिट उठा रहे हैं और अब आपकी बारी है बेनिफिट उठाने की। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या नजर आ रहा है, यूएसए और यूएसएसआर का विस्तार रूप लीजिए। कई बार बच्चों को यही नहीं पता होता है कि यूएसए का फुल फॉर्म क्या होता है या फिर यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है। यूएसए को हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा यूएसएसआर, जिसको हम सीधा अगर शॉर्ट फॉर्म में बोले तो सोवियत संघ कह देते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी कि सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का एक संघ, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो कई बार ये 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है या फिर 1 नंबर में एमसीक्यू में भी आ जाता है। एमसीक्यू की जो प्रैक्टिस है आपके सामने लाइव में करवाऊंगा, तो चैनल से जुड़ के रहिएगा। आगे बात करते हैं, 2 ध्रुवता से क्या अभिप्राय है। 2 नंबर के क्वेश्चन, 2 ध्रुवता से क्या अभिप्राय है। तो जैसा कि आप चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें ये बात पता ही लगा होगा कि 2 ध्रुवता हम किसको कह रहे हैं। 2 ध्रुवता का मतलब होता है जब विश्व का 2 गुटों में बंट जाना। देखा जाए तो 1945 के बाद, जब 1945 के बाद देखा जाए, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद जो अपना विश्व था 2 गुटों में बढ़ गया था, 2 हिस्सों में बढ़ गया था। अब ये मत सोचना कि बीचों बीच फट गया था, ऐसा नहीं है, बल्कि एक ऐसा जगह जहां पे पूंजीवाद चलता था और एक ऐसा जगह जहां पे साम्यवाद चलता था। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जो पूरा विश्व है 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक वो जगह जहां पे पूंजीवादी का दबदबा था और एक वो जगह जहां पे साम्यवादी का दबदबा था। पूंजीवादी का दबदबा जो था उसका लीडर कौन था? अमेरिका। और जहां पे साम्यवादी का दबदबा था वह उसका जो लीडर था सोवियत संघ था। तो यही चीज है, 2 ध्रुवता से क्या अभिप्राय, यही है 2 ध्रुवीय विश्व व्यवस्था से अभिप्राय एक विश्व का 2 गुटों में बढ़ जाना। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व पूंजीवाद और साम्यवादी 2 गुटों में विभक्त हो गया था। पूंजीवादी गुट का नेता जो था अमेरिका और साम्यवादी गुट का जो नेता था उसको हम कहते हैं सोवियत संघ। चलिए भाई, ये भी आपने समझ लिया। बहुत शॉर्ट क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, अभी लॉन्ग क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। चलिए, अमेरिका और सोवियत संघ की कौन सी विचारधारा थी? तो देखिए, अमेरिका की अगर मैं विचारधारा की बात करूं तो पूंजीवाद, सोवियत संघ की विचारधारा की बात करूं तो साम्यवाद। ठीक है, आगे बात करते हैं सोवियत संघ का अंत कब हुआ। तो सोवियत संघ का अंत देखिए, ये मेन क्वेश्चन आता है 1 नंबर में कि किस टाइम पे सोवियत संघ का अंत हुआ था। तो जिस समय मिखाइल गोर्बाचेव जो वहां के सचिव थे, मिखाइल गोर्बाचेव जिस टाइम पे इस्तीफा जब दिए थे तो 25 दिसंबर 1991 को उन्होंने कह दिया था कि भाई आपसे सोवियत संघ का अंत हो गया। तो इस तरीके से मिखाइल गोर्बाचेव ने जिस टाइम पे इस्तीफा दिया उसी समय से सोवियत संघ का अंत माना जाता है। चलिए,
प्रॉपर तरीके से। आगे बात करते हैं, सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन कब खत्म हुआ, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो दबदबा था, क्योंकि आपको पता है सोवियत संघ में एक ही पार्टी थी, कौन सी, कम्युनिस्ट पार्टी, तो उसका जो दबदबा था कब खत्म हुआ, तो मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ, ठीक है, सोवियत संसद ड्यूमा के चुनाव के लिए बहुदलीय राजनीति की शुरुआत की। देखिए पहले क्या था, एक दलीय प्रणाली चलती थी, लेकिन आगे चल के मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किया, वहां का जो संसद था, संसद के लिए बहुदलीय प्रणाली होना शुरुआत कर दिया, और सोवियत सत्ता पर कम्युनिस्ट पार्टी का 72 वर्ष का जो शासन था, एक अधिकार जो था, उसको समाप्त कर दिया गया। और ऐसा कहा जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो शासन है फरवरी 1990 में क्या हो गया था, खत्म हो गया था। तो अब बात यहाँ पे आती है कि किसके बदौलत हुआ था, तो ये हुआ था मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा है कि दो ध्रुवता का अंत से आप क्या समझते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत इजी। दो ध्रुवता के अंत से हम ये समझते हैं, दो ध्रुवता के अंत से हम ये समझते हैं कि जब सोवियत संघ का अंत हो गया तो जो विश्व है, विश्व में जहां पहले दो ध्रुव में बटा हुआ था, अब वो दो ध्रुव में ना बटकर अब सिंगल गुट में डिवाइड हो गया। इट मीन्स अब अमेरिका का वर्चस्व और अधिक हो गया और पूंजीवादी का बोलबाला हो गया। तो दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अमेरिका तथा सोवियत संघ दोनों का दबदबा था, लेकिन आगे चलकर 1991 में सोवियत संघ का जब विघटन हो गया, अब विश्व में सिर्फ अमेरिका का दबदबा बचा हुआ था। अब देश दो ध्रुवीय ना होकर एक ध्रुवीय रह गया, और इसे ही हम कहते हैं दो ध्रुवीयता का अंत। जहां पहले दो गुटों में बटा हुआ था, अब वो सिंगल गुट में डिवाइड हो गया। चलिए भाई आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल का निर्माण किन देशों ने किया था। अभी जस्ट मैंने बताया, जो सोवियत संघ से अलग हुए थे, सोवियत संघ में कुल कितने देश शामिल थे, 15 गणराज्य शामिल थे। 15 गणराज्यों में जो गणराज्य आगे चल के जब अलग हो गए, तो इनमें से 12 देशों ने ये सोचा कि भाई अब एक नया ना हमें गुट बना लेना चाहिए, और इन्होंने जब एक नया गुट बना लिया तो इसी को हम कहते हैं CIS का गुट। ठीक है, CIS का गुट यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ठीक है, इसका ग्रुप हम बोलते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने 1922 की सोवियत संघ के निर्माण से संबंधित जो संधि थी उसको समाप्त कर दिया, और इसके बाद स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल अस्तित्व में आया, जिसमें अर्मेनिया, अजरबैजान, मोल्दोवा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देश शामिल हुए थे, और जॉर्जिया जैसे देश 1993 में शामिल हो गए। इस तरीके से 12 देशों ने मिलकर CIS का निर्माण किया था, और जो 3 देश एस्टोनिया, लतानिया, लिथुआनिया, ये देश उस CIS का हिस्सा नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व, द्वितीय विश्व और तृतीय विश्व से क्या अभिप्राय है। तो देखिए प्रथम विश्व, द्वितीय विश्व और तृतीय विश्व को अगर मैं समझाऊं तो आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि पहली दुनिया हम उसको कहते हैं जहां पर पूंजीवादी शासन। कौन सा शासन, पूंजीवादी। द्वितीय दुनिया हम उसको कहते हैं जहां पर साम्यवादी शासन है, और तीसरी दुनिया हम उसको कहते हैं जहां पर पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों ही ना हो, या फिर दोनों ही हो, इसको हम तृतीय दुनिया कहते हैं। या फिर आप कह सकते हो ऐसे देश जो कि पूंजीवादी या साम्यवादी दोनों को ही नहीं सपोर्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं गुट निरपेक्षता। क्या कहते हैं, गुट निरपेक्षता। ठीक है, तो ये चीज। तो देखिए प्रथम विश्व अमेरिका और पूंजीवादी देश, द्वितीय विश्व सोवियत संघ और साम्यवादी देश, तृतीय विश्व जो है भारत और गुट निरपेक्षता वाले देश। अब यहाँ पे आप कैसे समझ सकते हैं, जो भी आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, जैसे ये ग्रीन, ये ग्रीन, ये ग्रीन, ये सब के सब ऐसे देश है जहाँ पे पूंजीवादी है। द्वितीय दुनिया ऐसे देश जहां पे येलो रंग का दिखाई दे रहा है, देखिए येलो रंग का, ये द्वितीय दुनिया है। और तृतीय दुनिया जहां पे रेड कलर का दिखाई दे रहा है, वो सारे के सारे आपके तृतीय दुनिया में शामिल होते हैं। तो ये हो गया प्रथम विश्व, द्वितीय विश्व और तृतीय विश्व। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, क्या लिखा हुआ है, बर्लिन का दीवार किस चीज का प्रतीक था तथा इसे कब गिराया गया। तो बर्लिन की अगर मैं दीवार की बात करूं तो देखिए बर्लिन की दीवार 1961 में बनाया गया था, और ये जर्मनी की राजधानी बर्लिन में बनाया गया था। मान लेते हैं जर्मनी है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन हो गया, और इसके बीचों बीच इसको डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, बीचों बीच डिवाइड कर दिया गया था। तो एक को हम पूर्वी जर्मनी कहते थे और एक को हम पश्चिमी जर्मनी कहते थे। ठीक है, तो पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी में सोवियत संघ का सबसे ज्यादा दबदबा रहता था, और इसके अलावा पश्चिमी जर्मनी में अमेरिका जैसे जो देश थे, ठीक है, इनका ज्यादा दबदबा रहता था। और इस तरीके से आप दीवार देख सकते हैं, देखिए इस तरीके का दीवार बनाया गया। तो आप कह सकते हैं बर्लिन की दीवार पूर्वी तथा पश्चिमी खेमों के बीच विभाजन का प्रतीक था। इसका निर्माण 1961 में किया गया था। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में इस चीज को बनाया गया था, जो कि पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को 2 बराबर हिस्सों में विभक्त करता है, यानी कि बांटने का काम करता है। 150 किलोमीटर लंबी दीवारें बनाई गई थी, और आगे चल के जब 9 नवंबर 1989 आया तो इस चीज को गिरा दिया गया था। क्यों गिरा दिया गया था,
क्योंकि लोगों को ये लगा कि भाई देखो विभाजन करने से नुकसान हमारे ही हो रहा है। जो पूर्वी जर्मनी वाले थे उनको लग रहा था कि पश्चिमी जर्मनी वाले ज्यादा अच्छे से तरक्की कर रहे हैं, मतलब पूंजीवाद ज्यादा अच्छे से तरक्की कर रही है, और इसी वजह से आगे चल के इस दीवार को गिरा दिया गया 9 नवंबर 1989 में। तो ये भी एक नंबर का क्वेश्चन में आता है कि कब इस चीज को गिराया गया था, 9 नवंबर 1989 को। और ऐसा माना जाता है कि यही से सोवियत संघ का जो विघटन है वो धीरे धीरे शुरू हो गया था। ठीक है, तो ये हमें समझ में आया। बर्लिन की जो दीवार है किस चीज का प्रतीक है, तो भाई विभाजन का प्रतीक है। कब बनाया गया, तो 1968 में। और कौन से 2 हिस्सों को डिवाइड करता है, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को। कब गिराया गया था, 9 नवंबर 1989 को इस चीज को गिरा दिया गया था। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आता है कि सोवियत संघ की जो प्रणाली है वो क्या थी और इसकी विशेषताएं बताइए। तो देखिए सोवियत संघ की प्रणाली जो थी वो समतामूलक प्रणाली पर ध्यान देती थी। समतामूलक का क्या मतलब होता है, समानता के ऊपर। ठीक है, आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि सोवियत संघ में रोटी कपड़ा मकान, सोवियत संघ में रोटी कपड़ा मकान ये कौन देता है, गवर्नमेंट देती है। सारे के सारे बंदे गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। और पूंजीवाद में क्या होता है, जो जितना कमाएगा वो उतना ही खाएगा, उस तरीके से। आज इंडिया में आप देखते हो तो कुछ गवर्नमेंट की नीतियां चलती हैं तो कुछ लोगों की नीतियां चलती हैं, जहां पे लोग अपना बिजनेस भी कर सकते हैं और जहां पे लोग सरकारी जॉब भी कर सकते हैं। लेकिन अगर अमेरिका में अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर तरीके से पूंजीवाद है, सारी की सारी चीज लोगों के हाथों में होती है। और अगर मैं बात करूं साम्यवादी व्यवस्था में तो वहां पे सारी की सारी गवर्नमेंट के हाथ में होती है। ठीक है, तो जहां पे गवर्नमेंट के हाथ में होगी तो गवर्नमेंट सबको एक समान ध्यान देगी ना, तो वही चीज है। सोवियत संघ की प्रणाली समाजवाद व्यवस्था पर आधारित थी। यह प्रणाली समतामूलक समाज पर ध्यान देती थी, समाजवाद के आदर्शों पर आधारित थी। यहाँ पर निजी संपत्ति का विरोध होता था तथा समाज में समानता के सिद्धांत पर व्यवस्थित करना चाहते थे, मतलब यहाँ पे इक्वलिटी पर ज्यादा ध्यान देना चाहते थे। यहाँ समाजवादी पार्टी का शासन था। किसका, समाजवादी पार्टी का शासन था। इसमें किसी अन्य दल या फिर विपक्षी दल का कोई भी रोल नहीं था, क्योंकि हमने क्या बात किया है, जो सोवियत संघ है ना, सोवियत संघ में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी थी जिसका नाम था साम्यवादी पार्टी, या आप बोल लो कम्युनिस्ट पार्टी। सिर्फ एक ही पार्टी थी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा दबदबा किसका था, साम्यवादी पार्टी का दबदबा था। और यहाँ पर योजनाबद्ध तरीके से सारी की सारी चीजें किसके हाथों में होती थी, राज्य के नियंत्रण में होती थी। तो हम ये कह सकते हैं कि समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जहाँ पे सारी की सारी चीजें गवर्नमेंट के हाथ में हुआ करती थी और वही अच्छे से ध्यान देती थी। ये तो हमने पढ़ लिया समाजवादी प्रणाली। अच्छा देखिए यहाँ पे देखिए सोवियत संघ की प्रणाली की हमने बात कर ली। अब हम देखते हैं इसकी विशेषता। सबसे पहले 6 नंबर के क्वेश्चन में आता है, 2 नंबर तो आपको मिलते हैं जब आप इसका आंसर लिखते हो, और 4 नंबर तब मिलते हैं जब इसकी आप विशेषताएं लिखते हो। तो देखिए विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो देखिए सोवियत संघ की विशेषता, सबसे नंबर 1 की विशेषता क्या है, सोवियत संघ का जो क्षेत्रफल है वो काफी बड़ा है। सोवियत संघ खनिज संसाधन, सैनिक, टेक्नोलॉजी हर एक चीज में परिपूर्ण है। जनता के न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर रखा है। मतलब क्या होता है, जनता के लिए न्यूनतम मतलब कि भाई आपको ये चीजें मिलेंगी जो आधारभूत चीजें हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान, ये तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, ऐसा स्वास्थ्य सुविधाएं होगी, शिक्षा हो गया, बच्चों की देखभाल होगा, लोक कल्याण होगा, और ये सारी की सारी रियायती दामों पर उपलब्ध थी। रियायती दाम का मतलब क्या होता है, कुछ कम पैसे में ये सारी की सारी चीजें उपलब्ध हो जाती थी। इसके साथ साथ वहां पर बेरोजगारी नहीं थी, सबको रोजगार मिलता था। ये सबसे बढ़िया पॉइंट है कि वहां पर बेरोजगारी नहीं थी। आगे हर चीज पर सरकार का नियंत्रण होता था, चाहे वो भूमि हो, चाहे फिर अन्य कोई उत्पादन संपदा हो, हर एक चीज पर सोवियत संघ का ही यानी कि राज्य का नियंत्रण होता था। तो ये हमने लिख दिया भाई 4 पॉइंट 5 पॉइंट जो कि सोवियत संघ की विशेषता में है। अगर आप इसको लिखते हो तो कम से कम आपको मिल जाते हैं 4 नंबर। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 नंबर का क्या आता है, सोवियत संघ के विघटन के उत्तरदायी कारण क्या थे। कौन कौन से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए सोवियत संघ के विघटन के कारण, पहला कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन। वहां पे सिर्फ एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। और आपको ये बात पता है, चाहे इकलौता लड़का हो चाहे इकलौती पार्टी हो, दोनों ही निठल्ले होते हैं। आप कहोगे देखो ऐसा नहीं है, लेकिन एक बात कहा जाता है कि इकलौते रहोगे तो छूट ज्यादा मिलेगा। सेम ऐसा ही कम्युनिस्ट पार्टी इकलौता था इसलिए उसको छूट ज्यादा मिलता था। तो इसी वजह से कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन था, जिससे भ्रष्टाचार हो गया, जनता को तो जवाब देना होना, ये सारी चीज। अब मैं सॉरी बोलना चाहता हूं क्योंकि कई बच्चों को बुरा लग सकता है कि हाँ भाई आपने भैया ने ऐसा बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ये एक एग्जांपल दे रहा था। मोस्टली अगर देखा जाता है, अगर आप इकलौते रहते हो ना तो आपको छूट ज्यादा मिल जाती है। जब छूट ज्यादा मिलता है तो उसका बहुत सारे बच्चे नाजायज फायदा उठा लेते हैं, लेकिन आप लोग उस कैटेगरी के नहीं हो। आप बस आगे देखिए। आगे संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करना, किस चीज में करना, हथियारों में करना। अब देखिए जब कंपटीशन चल रहा था सोवियत संघ और पूंजीवाद में, है ना, यानी कि साम्यवादी और पूंजीवाद में जब कंपटीशन चल रहा था, और ऐसे कंपटीशनों से क्या हुआ
इसने भी शस्त्र प्रोडक्शन करने शुरू कर दिए और इसने भी करने शुरू कर दिए। अब जब दोनों ने ही शस्त्र प्रोडक्शन करने शुरू कर दिए तो क्या होगा? तो भाई होगा यही, हथियार ज्यादा से ज्यादा बना दोगे तो भाई खाने की वस्तुओं के तो लाले पड़ जाएंगे। यही है, संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग सोवियत संघ ने किसमें कर दिया था? हथियारों में, जिसकी वजह से जो उपभोक्ता जो वस्तु थी उसकी कमी हो गई थी। साथ ही साथ नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया था, मतलब मालिक बनने का अधिकार इनमें नहीं था, क्योंकि हमने देखा है पूंजीवाद में अक्सर लोग मालिक बन जाते हैं, लेकिन साम्यवादी व्यवस्था में ऐसे नहीं था। तो नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया, ये भी एक प्रकार का पॉइंट है सोवियत संघ के विघटन में। लोगों को गलत जानकारी मिलना कि सोवियत संघ तरक्की कर रहा है, और ये सब चीज कहाँ से पता लगती है? मीडिया से। मीडिया भाई अच्छी बातें करेगी तो अच्छा समझ में आएगा, बुरी की तो बुरा, यानी कि हम डिपेंड किस पे? मीडिया के ऊपर। तो ऐसे ही उस समय लोगों को गलत जानकारी मिल रही थी कि सोवियत संघ तरक्की कर रहा था। खाद्यान्न संकट के कारण उपभोक्ता वस्तुओं का क्या हो गया? आयात करना पड़ गया, क्योंकि इन्होंने ज्यादा से ज्यादा जो चीजें थी, संसाधन थे, उसका यूज इन्होंने हथियारों में कर दिया था। इसकी वजह से उपभोक्ता वस्तु की तो कमी हो ही गई थी। आगे, राष्ट्रवादी भावनाओं तथा संप्रभुता का इच्छा का उभार। जब 15 गणराज्य इसमें है तो 15 गणराज्यों के दिमाग में ये आने लगा कि अगर हम अलग हो जाए तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से हम अच्छे से रह सकते हैं, हमारे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं रहेगा। तो इसी वजह से लोगों के मन में राष्ट्रवादी भावना आ गई अपने देश के प्रति। और संप्रभुता की इच्छा का उद्धार का मतलब क्या होता है? संप्रभुता का मतलब होता है अब वो देश ये सोचने लगे कि अब हमारे पर किसी का नहीं चलेगा, हम खुद से डिसीजन लेंगे, मतलब ये संप्रभुता की इच्छा का उभार हुआ। इसके साथ साथ मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार नीति। मिखाइल गोर्बाचेव जो थे, इन्होंने सुधार नीति की थी। कौन कौन सी सुधार नीति? वही पहला चीज तो उन्होंने ये कह दिया कि जहां पे सबसे पहले एक ही पार्टी थी वहां पे उन्होंने कई सारी पार्टियों को भी मौका दे दिया। दूसरा, इन्होंने छूट देना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ देखा जाए खुलापन इन्होंने दे दिया लोगों को, है ना। पूंजीवाद अपनाना था, पूंजीवाद अपनाते थे, जिसको जो मर्जी वो करते थे। अब इससे क्या होगा? 15 गणराज्यों ने ये सोचा कि भाई जब खुलापन मिल ही गया है तो इसका फायदा उठा ही लेते हैं। उन्होंने फायदा उठा लिया, उसकी वजह से क्या हो गया? इसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो इनका भी रोल कहा जाता है कि इन्होंने दो प्रकार की नीति निकाली थी, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका खुलापन दे देना, ग्लासनोस्ट का मतलब होता है पुनर्रचना, यानी कि अब आगे चलकर जब खुलापन दे दोगे तो क्या पुनर्रचना कर पाओगे। तो इस वजह से क्या हुआ? सोवियत संघ का विघटन हो गया था। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से हुआ था। अब देखिए 6 नंबर के क्वेश्चन में आता है तो आपको इसको एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं। क्या लिखा है? सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। क्या परिणाम देखने को मिले? तो भाई देखो, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, सबसे पहला जो शीत युद्ध था वो समाप्त हो गया। शीत युद्ध जो चलता आ रहा था उसको समाप्त कर दिया गया। आगे द्वितीय दुनिया का क्या हो गया? पतन हो गया। द्वितीय दुनिया खत्म हो गई, क्योंकि पहली दुनिया पूंजीवाद, द्वितीय दुनिया साम्यवादी देश, तृतीय दुनिया घुटने पे था। अब द्वितीय दुनिया जो इतने मस्त मतलब बड़े लेवल पे चल रही थी वो धीरे धीरे क्या हो गई? खत्म हो गई। आगे हथियारों की होड़ समाप्त हो गई। अब जब सोवियत संघ बचा ही नहीं, है ना, तो अमेरिका किसके लिए हथियार बनाएगा? है ना, अपने, जाहिर सी बात है वो जब था तो अमेरिका ऊपर जाने के लिए, है ना, साम्यवादी व्यवस्था को पीछे करने के लिए, सोवियत संघ को पीछे करने के लिए हथियार बनाता था। अब जब सोवियत संघ है ही नहीं तो क्या हथियार बढ़ाएंगे? तो हथियारों की जो होड़ थी वो खत्म हो गई। विचारधाराओं की जो लड़ाई थी वो धीरे धीरे क्या हो गई? समाप्त हो गई। और साथ ही साथ विचारधाराएं कैसे? जैसे अमेरिका की विचारधारा हो गई पूंजीवाद और सोवियत संघ की विचारधारा होगी साम्यवाद। तो अब इस प्रकार की जो विचारधारा थी समाप्त हो गई। अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन बैठा। पहले दो थे तो दो बने हुए थे, लेकिन अब एक खत्म हो गया तो एक ही बच गया। आगे 15 गणराज्य सोवियत संघ से अलग हो गए, जो कि हमें पता है। और लास्ट में क्या लिखा है? शॉक थेरेपी अपनाया गया। शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी ये है कि एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो देश है साम्यवादी व्यवस्था को छोड़कर पूंजीवादी में जब कन्वर्ट हो रहे थे, तो इसी पूरी प्रक्रिया का नाम दे दिया गया शॉक थेरेपी। और अगर एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात पहुंचाकर उपचार करने का मतलब होता है मलहम लगाकर पट्टी लगाना, सॉरी चोट पहुंचाकर पट्टी लगाना, मतलब मलहम लगाना या फिर पट्टी लगाना, है ना। तो अब इसको अच्छे से समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में तो समझ में आएगा। देखिए क्या लिखा है? शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या है? यहाँ पे देखिए 2+4 लिखा हुआ है। 2 नंबर मतलब शॉक थेरेपी बताओगे तो इसका 2 नंबर, और शॉक थेरेपी के परिणाम बताओगे तो उसका 4 नंबर। तो दोनों को मिला लिया तो 6 नंबर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए शॉक थेरेपी से क्या अभिप्राय है। शॉक थेरेपी को अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो आघात पहुंचाकर उपचार करना। अब जितने भी देश सोवियत संघ से अलग हुए थे, अब उनकी अर्थव्यवस्था क्या थी? खराब हो गई थी। अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी तो अमेरिका ने क्या किया? उनको आर्थिक सहायता देके उनको अपने में मिलाना चाहा। तो ये लिखा है सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्व सोवियत संघ के देशों को अब साम्यवादी व्यवस्था को छोड़कर पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ मुड़ना था। मतलब अब साम्यवादी को छोड़ना है, कहाँ आ जाना है? पूंजीवादी में। तो साम्यवादी व्यवस्था को छोड़कर जब वो पूंजीवादी में कन्वर्ट हो गए, और इसी को एक विशेष प्रकार के मॉडल के रूप में जाना जाता है
और विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस मॉडल को एक नाम दे दिया, उसी को नाम दे दिया शॉक थेरेपी। दोबारा समझिए, सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्व सोवियत संघ के जो देश थे, अब साम्यवादी व्यवस्था इनको छोड़ना था और अब पूंजीवाद को अपनाना था। और ये जो चीजें हुई ये एक विशेष प्रकार के मॉडल के अनुसार हुई, यानी कि तरकीब के अनुसार हुई। और इसी तरकीब को, इसी मॉडल को विश्व बैंक ने और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? शॉक थेरेपी का नाम दे दिया। तो एक नंबर का क्वेश्चन में ये भी आता है कि शॉक थेरेपी का नाम किसने दिया था? तो आप कहोगे विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये वो थे, वो संस्थाएं थे जिन्होंने शॉक थेरेपी का नाम दिया था। समझ में आ रही बातें? आगे बात करते हैं सोवियत संघ के परिणामों की बात करते हो। सबसे पहला, विघटित देशों का साम्यवादी व्यवस्था को छोड़कर अब किसमें आ जाना था? पूंजीवादी में। अब जो देश थे जो साम्यवादी व्यवस्था में थे, अब उसको छोड़ दिए, अब वो आप किसमें गए? पूंजीवादी में आ गए। दूसरा, सामूहिक फर्म निजी फर्म के रूप में बदल गया। देखिए, सामूहिक फर्म कौन सा? सोवियत संघ जब था तो सोवियत संघ में सारी की सारी जो फर्में थी वो सामूहिक थी। सामूहिक का मतलब क्या होता है? सामूहिक का मतलब होता है एक तरीके से सरकार के अंडर में थी। अब वो सारी की सारी निजी लोगों के हाथों में आ गई, तो इसी वजह से लिखा है कि सामूहिक जो फर्म थी वो निजी फर्म में बदल गई। आगे, विकसित देशों की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो चुकी थी और ऐसा माने जाने लगा कि अब ज्यादा से ज्यादा जो व्यापार है वो विकास से ही संभव हो पाए। ठीक, रूस में पूरा राज्य नियंत्रण औद्योगिक जो ढांचा था वो चरमरा उठा। सबसे मेन कौन था? रूस था। अब रूस की जो अर्थव्यवस्था थी बिल्कुल चरमरा उठने का मतलब क्या होता है? बिल्कुल तहस नहस हो गई। अब देखिए, जब तहस नहस हो गई तो रूस को ना अपने उद्योगों को बेचना पड़ा, है ना। वो लमसम अगर देखा जाए तो वो अपने 90% उद्योगों को बिल्कुल सस्ते रेट में वो बेच दिए। ठीक है, तो इसी को सबसे बड़ी गैराज सेल का नाम भी दिया जाता है। तो देखिए क्या लिखा है, महत्वपूर्ण उद्योगों को कम से कम दामों पर बेच दिया गया, लमसम 90% उद्योगों को सस्ते दामों पर बेच दिया गया और इसे ही विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल का नाम कहा जाता है। जैसे होता है ना, सेल में सेल कम रेट में बेच देते हैं, इसी प्रकार से देखा जाए तो रूस में भी सेल जो लगाया गया था, कम रेटों में उद्योगों को बेच दिया गया था, है ना। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे शॉक थेरेपी के परिणाम हैं, जहां पे हमने ये सारी बातें की। एक बार समरी में देता हूं। जैसे अगर मैं बोलूं कि शॉक थेरेपी के क्या परिणाम हुए, तो आपको ये बोलना है कि साम्यवादी व्यवस्था को छोड़कर अब जो देश थे वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आ गए। दूसरा, सामूहिक फर्म जो था वो खत्म हो गया, अब निजी फर्म में आ गए सब। जो विकसित देश थे उनकी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी। अब ऐसा कहा जाने लगा कि जो विकास है ना वो व्यापार से ही संभव हो सकता है। और रूस में पूरा का पूरा जो औद्योगिक ढांचा था वो बिल्कुल चरमरा उठा। महत्वपूर्ण उद्योगों को कम से कम रेटों पे बेच दिया गया, लमसम 90% उद्योगों को कम से कम दामों पर बेच दिया गया था और इसी को विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा जाता है। और साथ ही साथ रूसी मुद्रा जो है, रूसी मुद्रा में गिरावट आ गई थी। आप नेट पे भी चेक करोगे ना तो रूस की जो मुद्रा और भारत की मुद्रा में आपको बहुत अंतर नजर आएगा। भारत की मुद्रा की जो वैल्यू ऊपर नजर आएगी, रूस की जो मुद्रा की वैल्यू नीचे नजर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसका जो रूबल है यानी कि उसका उसमें क्या आ गया था? गिरावट आ गया था। ठीक है, चलिए भाई आगे बात करते हैं। CIS की बात करेंगे। CIS से क्या है? अभी जस्ट मैंने बात किया, वो देश जो सोवियत संघ से अलग हुए थे, इन्होंने एक स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बनाना शुरू कर दिया। यह सोवियत संघ के उन्हीं देशों को मिलाकर बनाया गया था जो कि सोवियत संघ से अलग हुए थे। इनमें 12 देश शामिल थे और जो 3 थे वो उसमें शामिल नहीं हुए। आगे इसके उद्देश्यों की बात करें तो देखिए, आपसी एकता को बनाए रखना है। जो 12 देश थे इनके उद्देश्यों की बात करें तो आपसी एकता को बनाए रखना, युद्ध की स्थिति में मिलजुल कर सामना करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, राष्ट्रीय सुरक्षा और निःशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, आपसी मतभेद को मिलजुल के बातचीत के द्वारा हल करना, ये सारा का सारा इसका क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। तो CIS और इसके उद्देश्य हमने यही पढ़ा है कि CIS हम उनको कहते हैं जो ऐसे देश हैं जो कि सोवियत संघ से अलग हुए थे, उन्होंने मिलकर अपना एक राष्ट्र तैयार कर लिया था, अपना एक स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल तैयार कर लिया था और उन्हीं को हम कहते हैं CIS। उनके उद्देश्य ये देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको समझना है, क्या लिखा हुआ है? भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए? भारत जैसे जो देश हैं उनके लिए सोवियत संघ के विघटन से क्या प्रभाव हुए? सबसे पहले चीज तो ये आप देखें कुछ चीजें। जब सोवियत संघ था तो भारत सबसे ज्यादा सोवियत संघ के नजदीक था, मतलब संबंध बहुत अच्छे थे, अमेरिका से उतनी बनती नहीं थी। लेकिन जिस समय सोवियत संघ का अंत हुआ उसके बाद भारत की अमेरिका के साथ बनने लगी, मतलब मित्रता बढ़ने लगी। ठीक है, दूसरी रीजन की बात करूं मैं कि जिस समय शीत युद्ध चल रहा था, भारत जैसे जो देश थे वो हमेशा
इस संकट में डूबे हुए थे कि भाई कब लड़ाई कर देंगे, कब क्या हो जाएगा, कब कुछ हो जाएगा। तो ऐसी स्थितियों में अगर देखा जाए तो भारत ये चाहता था कि जल्दी से जल्दी शीत युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन आगे चल के सोवियत संघ का जब अंत हो गया तो भारत को चलो एक राहत की सांस मिली, कम से कम जो शीत युद्ध है वो खत्म तो हो गया। तो ये हो गया। अच्छा, इसी बात को लिखा गया है, शीत युद्ध को रोकने की इच्छा करने वाले देशों में भारत अग्रणी था। भारत हमेशा ये चाहता था कि भाई शीत युद्ध है ना, उसको रोक दिया जाए, क्योंकि शीत युद्ध से सबका नुकसान हो रहा था। अच्छा, उसे महसूस होता था कि अब विश्व में शीत युद्ध का दौर और अंतर्राष्ट्रीय तनाव का वो जो वातावरण धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। यानी कि जैसे ही शीत युद्ध का अंत हुआ वैसे ही भारत ये सोच लिया, जैसे सोवियत संघ का अंत हुआ वैसे ही भारत ये सोच लिया कि अब जो शीत युद्ध है वो भी खत्म हो गया, और जो अंतर्राष्ट्रीय तनाव है देशों देशों के बीच में वो भी क्या हो गया, खत्म हो गया। भारत ने महसूस किया कि अब सैन्य गुटों के गठन की प्रक्रिया रुकेगी। जैसा कि आपने देखा, जो अमेरिका था, अमेरिका ने 3 प्रकार के गुट बना लिए थे। कौन कौन से? नाटो, सीटो, ठीक है, और सेंटो करके इन्होंने गुट बना लिया था। और ऐसे ही सोवियत संघ ने भी वार्सा पैक्ट बना लिया था। तो अब भारत को ये लगा कि भाई अब आगे चल के इस प्रकार का जो सैन्य गुट है जो बड़े बड़े देश बना रहे थे, अब वो नहीं बनेगा। आगे भारत में सरकार तथा जनता को एक नई अंतर्राष्ट्रीय शांति सद्भावना दिखाई देने लगी, और भारत अन्य प्रजातांत्रिक देशों की तरह विश्व में एकमात्र महाशक्ति अमेरिका की तरफ और मजबूती से दोस्ती के लिए बढ़ता चला गया। यानी कि मैंने बताया ना, अब धीरे धीरे करके अमेरिका के साथ दोस्ती बहुत अच्छी होने लगी। मिश्रित अर्थव्यवस्था को 1991 में छोड़ दिया गया, नई आर्थिक नीति को अपनाया गया था। ठीक है, नई आर्थिक नीति को अपना लिया गया था। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि नई आर्थिक नीति को कब अपनाया गया था? तो 1991 में अपनाया गया था। भारत में भी लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था मानने लगे थे। यानी कि अब सबको ऐसा लगने लगा भारत में भी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था काफी अच्छी है। ठीक है, और भारत में उदारवादी तथा वैश्वीकरण की नीति को भी अपनाया गया था। उदारवादी का मतलब क्या होता है कि अब बिजनेस को उदार कर देना, यानी कि जनता के हाथ में दे देना, जनता उस चीज को ज्यादा तरह हैंडल कर लेती है। इसीलिए कभी कल आप देखते हो ना, गवर्नमेंट भी जो चीजें करती है प्राइवेटाइजेशन कर देती है ना, लोगों को देना शुरू कर देती है। ठीक है, निजी जो संपत्ति होती है उन निजी लोगों के हाथों में देने शुरू कर देती है। और वैश्वीकरण को अपनाया गया, यानी कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को, अपने देश की पूंजी सेवाओं को दूसरे देशों में फैलाना शुरू कर देती है। तो इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ तो भारत में भी अब पूंजीवादी की तरफ जो इंटरेस्ट था वो बढ़ता चला गया, और है ना, और इसके बाद उदारवादी और वैश्वीकरण की जो जैसी जो नीतियां उसको अपनाए जाने लगी। तो अगर देखा जाए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, जो आपके फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड था। मैं मानता हूं कि अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देखता है, पूरा का पूरा अगर देखता है, तो उसको फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका एमसीक्यू की मैं प्रैक्टिस करवाता हूं, ठीक है, तो आप जब भी, है ना, इसका जो लिंक है या जब भी मैं करने वाला रहूंगा उस समय मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़ के रहिए। ठीक है, 701191 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मैं एक टेलीग्राम बनाने वाला हूं, उसमें मैं ज्वाइन कर लूंगा आप लोगों को। ठीक है, और ये सिर्फ 12th वाले बच्चों के लिए रहेगा और 11th वाले बच्चों के लिए अलग रहेगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सफलता बैच है ना, सफलता बैच में जरूर ज्वाइन होइएगा। मैं गारंटी लेता हूं कि अगर जो भी बच्चा हमारे साथ पढ़ेगा, हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज, बारीक से बारीक चीजों को मैं समझाऊंगा, ये गारंटी मेरी है। विथ लाइव समझाऊंगा, आपके डाउटों को क्लियर करूंगा, बस जुड़ के रहना। चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सफलता बैच के साथ जुड़ के रहिएगा। आप सबके लिए चीजें बनाई जा रही हैं, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए फिर टेक केयर, बाय बाय।